हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो आपका अपवाह तंत्र होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि हम लोग भारत के अपवाह तंत्र के बारे में सारे चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है जो क्लास 6 से 11th के पार्ट 1 तक का है, तो आप उसको देखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या आपके मन में एक क्वेश्चन आए कि अपवाह आखिर कहा किसको जाता है, तो इसके लिए आपको एक बेसिक बातें जाननी जरूरी होगी कि अपवाह कहा किसको जाता है। तो एक निश्चित वाहिकाओं, अगर सपोज दैट मैं ऐसे बात करूं, एक बहने वाली एक लाइन होगी जिसके माध्यम से जब नदी बहेगी, तो इसको हम लोग इसका अपवाह बोलेंगे। एक निश्चित मार्ग होगा उसका, मतलब कि अगर ये हिमालय से निकल करके एक नदी और अगर बिहार के पास आती है, तो ऐसा नहीं है कि ये नदी झारखंड से होकर के बिहार के पास आ रही है। ये हिमालय से निकल के बिहार के पास आ रही है, फिर यहाँ से और आगे की तरफ जा रही है। ये इसके अपवाह तंत्र कहे जाएंगे, जो बेसिक बातें हैं, जहां से जो चीजें आपको जाननी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग इम्पोर्टेंट चीज को देखें, जहां से क्वेश्चंस आते हैं या फिर बेसिक बातें आपको जाननी चाहिए, उसमें यह है कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में जो पश्चिमी घाट है, यहाँ से जितने भी निकलने वाली नदी है, अगर उत्तर की बात करें हम लोग यहाँ पर और पश्चिम की बात करें, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट जो है, यहाँ से निकलने वाली सारी नदियां जो है वो पूरब की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल विसर्जित कर देती है। क्लियर है बात? लेकिन इसके लिए दो नदियां आपके एक्सेप्शंस होंगी। लेकिन उससे पहले जो चीजें जाननी है हमें, वो ये है कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसको जल अधिग्रहण कहा जाता है। कैचमेंट एरिया उसको बोला जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, तो एक नदी एवं उस नदी की सहायक नदियों द्वारा जितने भी अपवाहित जल होते हैं, उसको अगर आप देखिएगा, तो पूरी तरीके से जब आप उसको अगर स्टडी करते हैं, तो वो उसका अपवाह द्रोणी कहलाएगा। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक बोला जाता है, या फिर जल सांभर बोला जाता है। इसके बाद की बातें क्लियर है। अब यहाँ से अगर आप देखें, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि दो नदियां, जैसे कि उत्तर में हिमालय से और पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी जो है वो पूरब की तरफ आती है यहाँ से ऐसे, और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके दो अपवाद एक्सेप्शंस है, जिसमें नर्मदा और तापी नदी है। नर्मदा और तापी नदी जो है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो पश्चिमी घाट एवं इधर एरिया से निकल करके आती है। बट ये आपके कहाँ पे जा करके, ये आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर के नहीं मिलती है। इसके बाद अगर देखें हम लोग इम्पोर्टेंट, तो भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर बांटा गया हुआ है। पहला अरब सागर का है। अगर पूरे भारत को आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको अरब सागर दिखाई देगा और यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई देगा। तो इसी दो रास्ते पे बांटा गया हुआ है इसको, भारत के अपवाह को। और इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले अगर जल सांभर क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो जब दो विभाजक एरिया का बात हो जाता है, जहां से जल का विभाजन होता है, वो सांभर एरिया कहलाता है। तो के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला जो है आपका प्रमुख नदी द्रोणी होगा, दूसरा मध्यम नदी द्रोणी और तीसरा लघु नदी द्रोणी होता है। जो क्वेश्चंस आते नहीं है, बट सांभर के आधार पर इसको जानने की जरूरत है। बाकी अगर हम लोग देखें, तो नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और वो अपना जल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विसर्जित करते हैं। यहाँ तक की बातें सारे लोग जानते हैं, आप भी जान रहे होंगे। और इसके एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हुए हैं, जो नर्मदा और तापी नदी है, जो हिमालय से निकलती है और पश्चिमी घाट से, बट ये जाकर के आपके बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। अगर हम लोग देखें भारत के अपवाह तंत्र को, तो सबसे पहले अगर हम लोग हिमालयी अपवाह की बात करेंगे, तो हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के लंबे दौर से विकसित हुआ है। और यहाँ से जो निकलने वाली नदी है, वो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की द्रोणियां हैं। और यहाँ की जो नदी है वो बारहमासी होती है, क्योंकि जब हिमालय के ऊपर जो इस तरीके का एरिया है अपना हिमालय का, यहाँ से जो बर्फ पिघलता है या फिर यहाँ पे जो वर्षा होती है, उसी वर्षा से इन नदियों का जो है वो बहाव होता है, जिस कारण से ये बारहमासी होती है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, तो ये सारे आपके प्री के क्वेश्चंस है। और इस पूरे चैप्टर में आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो प्री के होंगे। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यहाँ से आपको प्रीलिम्स के लिए और वन डे एग्जाम के लिए कम से कम 50 क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे अंत तक देखिए इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और इसी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं जैसे ही अफवाह से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो पहला तो आपके वन डे एग्जाम के लिए और प्री के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, यहाँ पे आपको ये मिल गया। और दूसरा जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ऐसे इंपॉर्टेंट, वो यहाँ से बन करके आएंगे सिंधु नदी तंत्र से। तो यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है सिंधु नदी तंत्र। यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल है ये तो आपको दिया गया हुआ है, लेकिन इससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसकी बातें क्लियर है। लेकिन इसके उद्गम से क्वेश्चन आता है जो आपके प्री में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसका उद्गम जो है वो तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के पोखर चूस के पास के निकट हिमत से होता है, और तिब्बत में इसको सिंगी खाम्बन अथवा शेर मुख के नाम से जाना जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आएंगे सिंधु नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट उसको हम लोग देखेंगे बाद में। पहले सिंधु नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें सायोक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा है, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास, ये इसके सहायक नदियां हैं। अगर बात करें हम लोग पंचनद नाम पंजाब के 5 मुख्य नदी सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया है, इसीलिए इसको पंजाब बोला जाता है। 5 नदियों का जाब मतलब जो है इसका मिलना, ये 5 नदियों के मिलने से जो आपका सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम है, इसी के कारण इसका नाम जो है वो पंजाब पड़ा हुआ था। अगर हम लोग देखें तो झेलम सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है। झेलम नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी और कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है झेलम नदी। ये आपके प्री के क्वेश्चन हो जाएंगे, एक ही बार आपको बताया जाएगा क्योंकि इसमें इतने प्रीलिम्स के फैक्टर हैं कि आप परेशान हो जाओगे, इसलिए केवल एक बार बोला जाएगा आपको कि प्री के फैक्टर है, फटाफट उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चेनाब भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, और ये जो नदी है ये सरिताएं हिमालय प्रदेश के केलोंग के निकट तांडी के आसपास से निकलती है। तो चेनाब नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये केलांग के पास से निकलती है। और इसको अगर देखें हम लोग तो केलांग के निकट तांडी में के आपस में मिलती है, और इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये सहायक सरिता हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिल जाती है। मतलब ये जो है चेनाब नदी सिंधु नदी से जाकर के कहाँ पे मिलती है, तो केलांग में मिल जाती है, इसलिए इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। फिर रावी जो नदी है ये भी सिंधु की सहायक नदी है, और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य के चंबा घाटी से बहती है। और इसका ये पोर्शन क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि एक अलग अलग जगहों पे जाके ये मिलती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें ब्यास नदी की, तो ये भी सिंधु नदी की सहायक नदी है, और ये जो निकलती है ये आपके रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। ये सारे आपके प्रीलिम्स के फैक्टर है, इसको प्री वाले नोटबुक में नोट डाउन करते चलिएगा, अदरवाइज जो आपके ज्योग्राफी के नोटबुक होंगे। सतलुज नदी जो है वो तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके प्री के फैक्टर्स है, बस इसमें कुछ समझने की बात ही नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो बस इसको प्री फैक्टर में लिखते जाना है और याद करते हुए चला जाना है, क्योंकि एग्जाम जब मैं 6 to 12 तक के क्वेश्चन लेकर के जाऊंगा, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से आप उसका आंसर दे पाओगे, और फिर आपके एग्जाम के लिए वो एक तरीके से समझिए तो एग्जाम बूस्टर बन जाएगा। गंगा नदी तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो यह नदी जो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, और यह भागीरथी नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले गंगा अगर गंगोत्री से निकलती है तो उस जगह पर इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद गंगा कहलाती है। तो गंगा कहाँ कहलाती है, तो देवप्रयाग में जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती है उस जगह को हम लोग गंगा नाम देते हैं। और अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर जो है वो सतोपथ हिमनद है। ये भी आपके प्री के फैक्टर्स है, बस इसमें वही चीज आपको बताने की कोशिश की गई है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। और गंगा नदी जहाँ पे मैदानी एरिया में जाकर के मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, तो हरिद्वार में मिलती है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके लंबाई चौड़ाई की बात की गई है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, और इसको जानने जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको जानते हैं तो फिर
आप कंपैरिजन में लिख सकते हैं, कंपेयर करना हो अगर दो नदियों को आपको। तो इसके बाद अगर देखें तो गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख नदी है, और बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में आपके रामगंगा, गोमती, घघरा, गंडक, कोसी व महानदी है। महासागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, और इसका जो है वो अपवाह खत्म हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अगर देखें हम लोग तो यमुना जो है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की कौन है? तो ये यमुना है। ये आपके प्री में या फिर वनडे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंधु, बेतवा व केन इसके दाहिने तट पर मिलने वाली, जबकि हिंडन, रिंद, सेंग, वरुणा आदि इसके बाएं तट पर मिलने वाली जो है वो सहायक नदियां हैं। और चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में माहू के निकट से निकलती है। ये आपके प्री के फैक्टर्स हो जाएंगे। और इसके बाद जो है जहां से आपके और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो ये है कि इसी नदी पर जो है वो गांधी सागर बांध बनाया गया हुआ है। दूसरा, गंडक नदी की दो धाराएं जो है वो काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलती है, और यह नेपाल हिमालय के धौलावीर और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है, और पटना के निकट सोनपुर में गंगा की नदी में जाकर के मिल जाती है। ये आपको जानने हैं बट एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे इससे। घाघरा नदी जो है वो माप चाचुंगो हिमालय से निकलती है, तथा तीला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी से एक गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकल जाती है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो केवल घाघरा नदी से पूछे जाएंगे। बाकी किससे जो है वो जल ग्रहण करके किस चीज का निर्माण करती है ये तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट घाघरा नदी कहाँ से निकलती है ये क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे आपके। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है, और नेपाल में मध्य हिमालय के पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूरब से तामुर कोसी निकलती है। अरुणा नदी से मिलकर के यह सप्तकोशी बनती है। तो अगर सप्तकोशी की बात करें तो सप्तकोशी किस नदी से मिलकर के आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा कि कोसी जो है वो किस नदी से मिलकर सप्तकोशी बनती है? तो ये अरुण नदी से मिलकर के बनती है। क्लियर है? रामगंगा नदी गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और अपेक्षाकृत छोटी नदी है। ये आपके प्री के फैक्टर है कि रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नदी जो है वो गैरसेन के निकट गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है। मतलब आपके पास सीधे एग्जाम में आंसर होंगे गढ़वाल की पहाड़ी से, डायरेक्ट एग्जाम के आंसर दे करके आएंगे आप। इसके बाद जो आता है वो छोटा नागपुर पठार के पूर्व किनारे पर दामोदर नदी बहती है, और बरंस घाटी से होते हुए हुगली नदी में गिरती है। ये चीजें क्लियर है। शारदा या सरयू नदी का उद्गम स्थान जो है वो नेपाल के हिमालय में है। ये भी आपके प्री के फैक्टर्स है, और जहां से ये निकलती है नेपाल हिमालय से, इसको वहां पर गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गंगा की और जो सहायक नदी है वो महानदी है, महानंदा है, तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। ये भी प्री के फैक्टर है। इसके बाद गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बहुत बड़ी नदी है जिसका उद्गम स्थान जो है वो अमरकंटक है। ये भी आपके प्री के फैक्टर्स है। मैंने आपको बताया था कि इसमें एटलीस्ट आपको 50 प्री के फैक्टर्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके वनडे एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो, पूछे जरूर जाते हैं उसमें। इसलिए इस चैप्टर को आपको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, तो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से ब्रह्मपुत्र है, और यहाँ इसका जो उद्गम स्थान है वो कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट से ये जो है वो यामा उंगडुंग हिमनद से निकलता है। ये आपके प्री के फैक्टर है, बट एग्जाम में आपके ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बन करके आएंगे कि कहाँ से निकलता है, तो मानसरोवर झील से निकलता है कैलाश पर्वत के। इसके बाद जो है वो यहाँ जो आपका चेमा युंगडुंग जो है, ये ऑप्शन में आपको ज्यादातर नहीं देखने को मिलेंगे, बट अगर एग्जाम को डिफिकल्ट बनाना होता है तो कोई भी ऑप्शन डाले जाते हैं, बट प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ना है अपने को। इसके बाद अगर जहां से ये निकलता है उस जगह पर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ शोधक होता है, और ये नामचा बरुआ के पास जो है एक गार्स का निर्माण करता है बहुत जबरदस्त वाला,
और अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश कर जाती है अरुणाचल प्रदेश के पास से, जो कुछ इस तरीके से ऐसे आता है सांगपो नदी और यहाँ पे इस तरीके से घूम करके ऐसे बहना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है और फिर दक्षिण की दिशा में मुड़ती है और बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है। ये आपके प्री के फैक्टर्स हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर बहती है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की अगर आप बात कीजिएगा तो नर्मदा और तापी को छोड़ करके जितने प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो पश्चिम पूरब से पश्चिम की ओर बहती, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ये आपको जा करके सीधे बंगाल की खाड़ी में मिलती है, केवल नर्मदा और तापी को छोड़ करके। और प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली जो नदी है उसमें चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, सोन नदी, गंगा नदी तंत्र ये सारे महत्वपूर्ण हैं। और प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आती है। इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है, ये सीधा पीढ़ी के फैक्टर्स होंगे आपके। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, ये भी आपके पीढ़ी के फैक्टर्स है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कौन है, तो गोदावरी है। और ये जो है वो महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के विसर्जित होती है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, बंगाल की, ये जो है वो महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। क्योंकि आपके जो केवल नर्मदा, केवल जो आपका ऑप्शन दिया गया हुआ था इसमें कावेरी, जो पहला ऑप्शन था यहाँ पे आपके नर्मदा और तापी नदी, केवल यही है जो पश्चिम और हिमालय से पश्चिमी घाट और हिमालय से निकलती है, बट ये बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। बाकी की जितनी नदी है नर्मदा और तापी को छोड़ के ये सारे बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलेगी आपकी। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कृष्णा नदी की अगर हम लोग बात करें तो कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। ये भी आपके प्री के फैक्टर से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के ये जो है वो कोगाडू जिले के ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है। ये भी आपके प्री के फैक्टर्स है। बस इसमें कुछ समझने की बात ही नहीं है, केवल आपके प्री के फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। अगर आप इस चैप्टर को याद करते हो तो एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन का आंसर आराम से अपने एग्जाम में दे सकते हो, अगर आप वहां से कभी क्वेश्चन आए तो। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कावेरी नदी की, तो इसकी सहायक नदियों में काबिनी, भवानी और अमरावती है। नर्मदा नदी जो है वो आपके अमरकंटक पहाड़ के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और सरदार सरोवर परियोजना भी इसी पर बनाया गया हुआ है। इसके बाद तापी जो है वो पश्चिम दिशा में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है और यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। ये प्री के फैक्टर्स है आपके। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है और यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के पास आसपास से निकलती है। ये गोविंदगढ़ के आसपास से, और यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। ये सब आपके प्री के फैक्टर्स है। इसके बाद आप अगर नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी है उसको बैतारना नदी के नाम से जाना जाता है और कलिंदी नदी बेलगांव जिले से निकल करके करवाड़ की खाड़ी में गिरती है और बेदुती नदी हुगली जो धारवाड़ से निकलती है। ये तीनों जो नदियां हैं यहाँ से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री में ही पूछे जाएंगे, इसके सिवा और कहीं नहीं पूछे जाएंगे। तो ये प्री बेस्ड है आपके, यहाँ से प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अगर शरावती की बात करें आप लोग, तो पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण नदी है और कर्नाटक के सीगोमा जिले से निकलती है शरावती नदी। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो गोवा की नदियों से आता है। इसमें 2 प्रमुख नदियां हैं, मांडवी और दूसरा का नाम जुआड़ी है। और पेरियर केरल की सबसे बड़ी नदी है। ये आपके प्री के फैक्टर्स है। पेरियर कहाँ की सबसे बड़ी नदी है, तो केरल की। और केरल के अन्य अगर नदियों की बात करें तो पाम्बा भी एक नदी है जो केरल में 117 मीटर के लंबे मार्ग के द्वारा जो है वो वेवानाद झील में जाकर के गिरती है। ये भी आपके प्रीलिम्स के फैक्टर है। बाम्बा कहाँ का नदी है, तो ये आपके केरल के ही नदियों में से एक है।
पूरब की ओर बहने वाली अगर छोटी नदियों की बात करें तो स्वर्णरेखा, बैतरणी, उसके बाद है ब्राह्मी, पेनर, पालार और वैगाई, ये सारे जो है वो पूरब की तरफ बहने वाली छोटी नदियां हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा वो पूरब की तरफ बहने वाली बड़ी नदियों में से एक था। नदी बहाव की प्रवृत्ति की अगर बात करें तो एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यटन जल प्रवाह के रूप में नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो एक साल भर या सालों भर जिस रेशियो में नदी के अंदर जल का बहाव होता है उसको हम लोग बहाव प्रवृत्ति बोलते हैं। जिस वे में उसमें जिस फ्लो में उसका बहाव होता है वही उसका बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। यहाँ से और कोई चीजें ज्यादा डिस्कस करने की है नहीं बची हुई। और जो इम्पोर्टेंट आपके यहाँ से फैक्टर्स आते थे उस सारे को यहाँ पे कवर कर दिया गया जितने आपको पढ़ने चाहिए थे। तो ये था आज के चैप्टर के लिए जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी क्लास 11th के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया है। ये अपवाह तंत्र थे। तो ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।